का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट रूबी और उसके लोग जिस शेल्टर पर थे वो अरमान द्वारा संरक्षित था और उस शेल्टर पर सेना ने हमला कर दिया था। सेना के जो दो हेड जनरल्स थे वो समैंथा और शशांक थे। शशांक ने कहा, ऐसा लगता है कि यह काफी आसान काम हो सकता है। हमारी दोनों सेनाओं को अंदर लाने से ऐसा लग रहा था कि ओमकार उनसे जल्दी से निपटना चाहते हैं और ये सही भी लग रहा है क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि डामिस कहाँ होंगे। लेकिन फिर वो डामिस एलियन यहाँ पर आकर पहुंचे कैसे? जब शशांक अपनी बात कह ही रहा था तब समैंथा अचानक से चिल्लाई, शशांक, हम दोनों हेड जनरल्स हैं और आपने मेरे सुझाव के खिलाफ जाने का फैसला किया है। हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और कुछ भी करने से पहले बातचीत करके डिस्कस करना चाहिए। हमें कुछ भी करने से पहले एक दूसरे से बात करने की जरूरत है। मैंने सुझाव दिया था कि ये सबसे अच्छा होगा अगर हम कोई रास्ता ढूंढ सके और ये जान सके कि उनके साथ रह रहे मनुष्य वास्तव में वीर थे या नहीं। तो आपने इस तरह पहला हमला क्यों कर दिया? शशांक ने पूछा। और हमारे लोगों के पकड़े जाने का खतरा? शशांक ने आगे कहा, अगर दुश्मन को हमारे इस तरह यहाँ आने के बारे में पता चल जाता तो एक पूरी पलटन बिना किसी कारण के मर जाती। जैसा कि आप देख सकती हैं, ये सबसे अच्छा निर्णय था। हम अपने लोगों की जान नहीं जाने दे सकते। आप खुद ही सोचिए ना कि डामिस एलियन जो इंसानों के दुश्मन हैं, उनका इन इंसानों के साथ रहने का क्या मतलब है? डामिस उन इंसानों के साथ तब तक नहीं रहेंगे जब तक वो लोग वी जाति के लोग ना हो। हालांकि शशांक के पास कुछ करने के अपने कारण थे, फिर भी उसे ये पसंद नहीं था। ओमकार द्वारा पूरी दुनिया को जानकारी जारी करने के बाद दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई, या तो वो जो दूसरों के प्रति सतर्क रहते हैं या वो जो किसी पर भी भरोसा नहीं करते। और शशांक स्पष्ट रूप से किसी पर भरोसा नहीं करना पसंद करता। जल्द ही उस जगह मौजूद मनुष्यों को भी इस तथ्य का एहसास हो गया था क्योंकि एक मैक्सूट लकड़ी के प्लेटफॉर्म्स में से एक के ऊपर गिरा हुआ था और अपने लेजर हथियारों को सीधे मनुष्यों पर इंगित कर रहा था। मैक डामिस एलियन के साथ साथ वहां मौजूद लोगों पर भी हमला कर रहे थे और ये देखकर बाकी इंसान अब थोड़े डर गए थे। रूबी ने चिल्लाकर कहा, सावधान रहें, मिलिट्री, वो हम पर भी हमला कर रहे हैं। रूबी चिल्लाई, लेकिन कोई भी चेतावनी उनकी जान नहीं बचा पाएगी। ये सब देखकर लोगों ने सोचा, डामिस एलियन वो वास्तव में किसी कारण से हमारी रक्षा कर रहे हैं और मिलिट्री वो हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा क्या कर रहे हैं? शेल्टर में मौजूद सभी लोग अब भ्रमित थे। जिन्हें उनकी रक्षा करनी थी वो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे और जिन्हें वो जीवन भर अपने दुश्मन के रूप में जानते थे वो अब उन्हें बचा रहे थे। आखिरकार उनके पास क्या विकल्प था? वो डामिस एलियन में तभी शामिल हो सके जब उन्होंने अपने जीवन के लिए संघर्ष किया। जनरल शशांक ने समैंथा की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम इसे खत्म कर दें। मैं और आप इस लड़ाई में शामिल क्यों नहीं होते? शशांक ने पूछा। हम एक दोस्ताना प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ज्यादा लोगों को मारता हूं तो आप मुझे डेट पर ले जाएंगी। समैंथा ने जवाब दिया, मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचूंगी। तभी अचानक ऊपर से एक आवाज आई और जल्द ही डामिस एलियन उनके आसपास के पूरे क्षेत्र को हिलाते हुए जमीन पर आ गिरा। जैसे ही उन्होंने अपना संतुलन ठीक किया और देखा कि उनके सामने क्या गिरा है, उन्हें एक चीज दिखाई दी जिसके सिर पर एक सींग निकला हुआ था। उधर ओमकार के ऑफिस में ओमकार हैरान होकर चिल्लाया, क्या कहा तुमने? जिस ऑफिस में ओमकार था वहां अब तक गहरी शांति थी, पर अचानक से पूरे कमरे में उसकी आवाज गूंज गई। ओमकार के इस तरह चिल्लाने का कारण नई रिपोर्ट थी जो अभी अभी आई थी। ओमकार को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चीजें अब लगातार हाथ से निकलती जा रही थी। अपनी टेबल पर पड़ी रिपोर्ट देखकर उसकी आंखें हैरानी के मारे बाहर आने को हो रही थी। ओमकार के असिस्टेंट के चेहरे पर एक घबराहट नजर आ रही थी और उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। जेनी उस रिपोर्ट में जो भी लिखा था उसे दोबारा दोहराने से डर रही थी क्योंकि मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर था। जेनी ने कहा, हमें पहले अर्थबॉर्न समूह से एक जरूरी रिपोर्ट मिली है। उन्होंने एक सींग वाले डामिस एलियन का सामना किया है। पिछले डामिस एलियन युद्ध में शामिल उनके लीडर को न केवल देखा गया है बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो पहले ही लड़ाई में शामिल हो चुका है। जेनी ने दोहराया। वो शब्द बोलते हुए उसके होंठ कांप रहे थे। फिलहाल ओमकार अभी भी बारथा जहाजों में से एक पर था जो टेलीपोर्टिंग स्टेशन के पास था। इसका मुख्य कारण उसकी अजीब सी भावना थी। इसने ओमकार को बताया था कि उस ग्रह पर कुछ घटित हो रहा होगा। डामिस एलियन के लीडर के वहां होने की खबर सुनने के बाद वो केवल कल्पना कर सकता था कि वो लोग कुछ विनाशकारी योजना बना रहे थे और अगर इससे भी बदतर स्थिति हुई तो उसे भी लड़ाई में शामिल होना ही पड़ेगा। ओमकार ने कहा, जल्दी से मुझे वहां जाने के लिए तैयार होना चाहिए। समैंथा और शशांक उससे निपटने के लिए काफी नहीं होंगे। उन्हें किसी की मदद की जरूरत है। उन्हें कुछ सपोर्ट चाहिए, वरना ये लड़ाई कैसे खत्म होगी मैं इसकी कल्पना भी नहीं करना चाहता। उस समय उस एक सींग वाले डामिस एलियन से निपटने के लिए सभी 4 लीडर्स की जरूरत पड़ी थी और यहाँ तो वो बस कुछ लोग थे जो उसके सामने खड़े होंगे। भले ही हम तब से बहुत बड़े हो गए हैं और हमारी ताकत बढ़ गई है, पर मुझे डर है कि शायद वहां पर उनकी और बड़ी फोर्स मौजूद हो सकती है। क्योंकि ओमकार खुद युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हो रहा था, वो ये सोचे बिना नहीं रह सका कि ये ग्रह या बेस जिसे डामिस एलियन ने बनाया था किसी तरह उनके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। वह जरूर कुछ ऐसा होना चाहिए जो शायद हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, वरना इस बात का कोई दूसरा स्पष्टीकरण था ही नहीं कि एक सींग वाला डामिस एलियन व्यक्तिगत रूप से वहां क्यों होगा। ओमकार ने सोचा,
क्या ये वो हो सकता है जो उन्हें वी के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है? अगर हाँ, तो हमें हर कीमत पर इस पर कब्जा करना ही होगा। युद्ध जीतना युद्ध खत्म करने की कुंजी हो सकता है, ओमकार ने सोचा, और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ा। दूसरी तरफ उसी समय डामिस एलियन एक पर्वत जैसी संरचना में मौजूद थे। इस जगह को वो अपने मुख्य बेस के रूप में इस्तेमाल करते थे। गौतम आज एकमात्र डामिस एलियन था जो यहां मौजूद था। हालांकि वो अकेला नहीं था, क्योंकि उसके सामने इस वक्त एक वैम्पायर बैठा हुआ था। जिम ने पूछा, क्या आपको लगता है कि यह सही निर्णय था? आपने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया। आपने अपने 2 सबसे मजबूत लोगों, आरी और एक सिंघा को वहां भेज दिया है। जिम को पता था कि गौतम दिमाग से काम लेता था। हालांकि वो किस समय पर क्या सोचता था ये कोई नहीं जानता था। गौतम ने तुरंत जवाब दिया, बेशक मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, वरना मैं उन्हें बाहर नहीं भेजता। आपको अपना काम पूरा करने की चिंता करनी चाहिए। मैंने पहले ही आपको इसमें हमारी मदद करने के लिए मजबूर कर दिया है कि नहीं? वैम्पायर ने कहा, हाँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने फोर्स इस वक्त दूसरे शख्स को दे दी है, इसलिए एक बार फिर मुझे अकेला छोड़ दिया गया है। हाँ, लेकिन अपने लोगों के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। गौतम ने कहा, जिम, आप एक बहुत ही चतुर व्यक्ति हैं। मुझे यकीन है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा। एक सिंघा को हमारे द्वारा किए गए सौदे को पूरा करने के लिए भेजा गया था। इसे आप हमारा ये साबित करने का तरीका समझे कि हम वास्तव में भरोसेमंद हैं और आपको हमें से किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं मिलेगा। वो अपना मिशन किसी भी हाल में खराब नहीं होने देगा और आरी भी इस मिशन को किसी तरह से फेल नहीं होने देगी। इंसान अभी भी हमारी असली ताकत से अनजान है। इस समय अस्तित्व में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आरी या एक सिंघा को हरा सके। शायद अगर सभी शक्तियां एक साथ आ जाएं तो ये एक अलग कहानी हो सकती है, लेकिन यही कारण है कि मैंने उन्हें लगभग एक ही समय में 2 अलग अलग स्थानों पर हमला करने का निर्देश दिया है। गौतम ने समझाया। एक बार फिर उसकी बातों से यह साफ समझ में आ गया था कि वो किस तरह से सोचता था और किस तरह से चीजें करता था। जिम ने कहा, एक भी इंसान नहीं? मुझे लगता है कि आप मानते हैं कि वैम्पायर ज्यादा ताकतवर होते हैं। हालांकि अगर एक भी इंसान उन्हें नहीं हरा सकता तो आपके बारे में क्या? क्या ये आपको अजेय बनाता है? इसका मतलब यह है कि आपको शायद ही कभी कोई हरा सके। गौतम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काश जब आपने हमें बनाया तो हम में एक भी दोष न होता। कहते हुए गौतम के भयानक तेज दांत दिखाई दे रहे थे। वो जितना शांत हमेशा रहता था, इस वक्त उतना ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितने इंसानी कपड़े पहने हुए थे या खुद को कितना भी इंसान जैसा दिखाता था। उसके दांत हमेशा ये बता देते थे कि वो वास्तव में क्या था। इस तरफ ओमकार के ऑफिस में जहां ओमकार के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, वहीं इस डामिस एलियन को देखकर समैंथा भी हैरान थी। डामिस एलियन के सिर पर आंशिक रूप से टूटे हुए एकल सींग को देखकर जो 2 जनरल्स के सामने अचानक से कूदा था, उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया। समैंथा को अपने सोल वेपन को सक्रिय करने में देर नहीं लगी। समैंथा ने तेजी से पृथ्वी की 9 पूंछों को ऊपर लाया जो जमीन से निकल रही थी और फिर उन्हें अपने चारों ओर घुमाने लगी। जहां तक जनरल शशांक की बात है, उसकी शक्ति उसके लगभग अजेय शरीर से उत्पन्न होती थी और उसे डामिस एलियन के करीब जाने की जरूरत थी। चार्ज करते हुए शशांक ने पूरी ताकत से अपना घुटना बाहर फेंकते हुए जमीन से आगे छलांग लगाई। जैसे ही ये डामिस एलियन से टकराया, फोर्स को उसके शरीर के दूसरी ओर से निकलते हुए देखा जा सकता था और समैंथा ने सोचा कि ये उसके लिए अपने सोल वेपन का उपयोग करने का सही मौका था। उसने सभी 9 पूंछों को बाहर फेंक दिया जिनकी नोकें डामिस एलियन की ओर थीं और डामिस एलियन की पीठ पर वार कर दिया। समैंथा ने चुपचाप प्रार्थना करते हुए कहा, प्लीज उस डामिस को इतनी चोट आ जाए कि वो बस 1 सेकंड के लिए शांत होकर खड़ा हो जाए। पूंछें डामिस एलियन की पीठ से कुछ इंच की दूरी पर थी और ठीक वही निशाना लगा रही थी जहां उन डामिस का दिल था। ऐसा लग रहा था कि वो इससे संभवतः शीघ्रता से निपट सकते थे। शशांक ने कहा, तुमने हमें कम आका है। तुम ही एकमात्र जाति नहीं हो जो मजबूत होने में सक्षम हो। हम लोग भी कुछ कम नहीं है। शशांक चिल्लाया और इसी के साथ वो एक और किक मारने के लिए तैयार हो गया। समैंथा की पूंछें डामिस एलियन से टकराई थी, लेकिन टकराते ही वो पूंछ अपने सिरे सहित चकनाचूर हो गई, टूट गई और जमीन पर ढेर के ढेर लग गए। समैंथा की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि ये पहली बार था कि उसका सोल वेपन उसकी पृथ्वी पर रखी जाने वाली तेज धारें किसी भी चीज को भेदने में विफल रही थी। समैंथा को लगता था कि उसका यह हथियार डामिस एलियन पर भी काम करेगा। शशांक अपनी पूरी ताकत से डामिस एलियन के सिर पर लात मारने गया। हालांकि बीस्ट गियर जो शशांक ने पहन रखा था, उसमें विशेष रूप से कोई एक्टिव स्किल नहीं था। यह किसी भी चीज से ज्यादा ताकत के पहलू पर केंद्रित था। पहले से ही बहुत ताकत और गति होने के कारण शशांक एक ही वार में डामिस एलियन को मारने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो केवल इतना ही देख सका कि पहले स्थिर रहने वाले डामिस एलियन ने आखिरकार एक हाथ से जनरल शशांक का पैर पकड़ लिया। जिस किक को उसने कई सालों तक प्रशिक्षित किया था, उसे वैसे ही रोक दिया गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा था। उसने इन लोगों से निपटना जितना आसान समझा था, ये उतना आसान था नहीं। और तभी समैंथा को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है।
वो एक बहुत ही बुरी जगह फंस चुके थे और शायद यहां से बच निकल पाना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। क्या करेंगे अब समंथा और शशांक इन डामिस से लड़ने के लिए? क्या रूबी इस लड़ाई में कुछ योगदान देगी? क्या रूबी अपने लोगों को इस लड़ाई में उतरने के लिए प्रोत्साहित करेगी? क्या कोई है जो सही समय पर आकर इन लोगों की जान बचा सके? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और अद्भुत कहानी माई वेम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफ। समंथा को अब लग रहा था कि शशांक को उसे बिना जानकारी के हमला करने से रोक देना चाहिए था, पर तभी उसने ये सोचा कि अगर उन दोनों ने बाद में भी हमला किया होता तो भी यही नतीजा निकलता। वो डामिस एलियन पहले से ही वहां मौजूद थे और कोई मौका नहीं था कि वो लड़ाई देखकर वहां नहीं आते। जब समंथा ने डामिस एलियन के पीछे की ओर देखा तो उसका सींग देखकर उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि वो कितना खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए उसने तेजी से कदम उठाया। एक सिंघा एक मजबूत 4 स्पाइक्स वाला डामिस एलियन था। उसने उसे डामिस एलियन जाति का लीडर मान लिया था। हालांकि उसकी पीठ से आने वाली स्पाइक्स की संख्या अब उनकी बुद्धि से मेल नहीं खाती थी। समंथा ने सोचा, क्या ये 5 स्पाइक्स की शक्ति है? यहां तक कि हम हेड जनरल्स के पास भी कोई मौका नहीं है इसे लड़ने का। अगर हम इनसे भिड़े तो हम मारे जाएंगे। इनसे लड़ना मतलब मौत को गले लगाने वाली बात है। शशांक एक तेज आवाज में चिल्लाया, भागो, यहां से चले जाओ और सभी को चेतावनी दे दो। अगले ही सेकंड टखने से पकड़े हुए शशांक का शरीर जोर से जमीन पर पटक दिया। उसके नीचे की जमीन टूट गई थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी ठीक था। अपनी शक्ति की बदौलत वो काफी लचीला था। शशांक की ओर देखते हुए एक सिंघा एक भयंकर तरीके से मुस्कुराया और कहा, ओह, मुझे लगता है कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जिससे मैं मिला हूं जिसका शरीर ऐसा करने से अचानक से लाल तरल नहीं गिर रहा है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत मजा करने वाला हूं। जब गौतम ने यहां आने के लिए कहा तो एक सिंघा इस विचार के खिलाफ था। उसने सोचा था कि यह काम काफी कष्टप्रद होगा और उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने इस वादे को क्यों निभा रहे हैं। इस प्रकार डामिस एलियन अब किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए काफी उत्साहित थे जो ऐसा लगे कि वो कुछ कर सकते हैं। जब डामिस एलियन ने शशांक को दूसरे क्षेत्र में फिर से जमीन पर गिराने का प्रयास किया तो उसने समान शक्ति का उपयोग करते हुए जमीन पर दबाव डालने की पूरी कोशिश की। शशांक ने सोचा, एक पैर के साथ ये कठिन होगा, लेकिन मुझे मेरे पास जो कुछ भी है उसका उपयोग करना होगा। मैं इस अजीब सी छिपकली से हार नहीं मान सकता। मैं इससे निपटने की पूरी कोशिश करूंगा। उसी समय उसके नीचे की जमीन ऊपर उठ गई और यह काम करने वाली कोई और नहीं बल्कि समंथा थी। सेनाओं के एक साथ जुड़ने और शशांक के सभी बीस्ट आर्मर से उसे शक्ति मिलने के कारण वो कुछ हद तक डामिस एलियन की ताकत की बराबरी करने में सक्षम था और अब डामिस एलियन के साथ सिर की ऊंचाई पर था। लेकिन एक सिंघा ने पैर छोड़ने से इनकार कर दिया। अपने शरीर को घुमाते हुए अपनी हड्डियों के टूटने की परवाह न करते हुए शशांक ने एक बार नहीं बल्कि कई बार डामिस एलियन की बांह पर लात मारी। एक सिंघा ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं, तुम्हारा पैर छोड़ दूं? तो फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। डामिस एलियन ने जैसे ही ये कहा वैसे ही उसने शशांक को हवा में ऊपर की ओर घुमाया और उसे फेंक दिया और वो जल्द ही उड़ गया। डामिस एलियन ने शशांक को आकाश में उड़ता हुआ दूर फेंक दिया था। समंथा चिल्ला उठी, शशांक! समंथा को किसी तरह शशांक को बचाना ही था। उसे पकड़ना था या उसे गिरने से रोकने के लिए कुछ बनाना था, लेकिन वो जानती थी कि ये डामिस एलियन उसे वहां से हिलने नहीं देगा। समंथा ने सोचा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूं? जब समंथा ये सोच रही थी तब ऐसा भी लग रहा था कि डामिस एलियन के दल में नई हिम्मत और ऊर्जा आ रही थी, क्योंकि शेल्टर में रहने वाले मनुष्य अब इन डामिसों का समर्थन करना शुरू कर रहे थे, उस सैन्य शक्ति के खिलाफ लड़ना जो उन पर हमला कर रही थी। समंथा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके मुंह से निकला, मैं। तभी उसे एक आवाज आई, अब पीछे हटो। एक आवाज ने समंथा को आदेश दिया और बर्फ की एक सुरंग निकली जो सीधे डामिस एलियन की ओर जा रही थी। इस हमले से यह स्पष्ट हो गया कि कोई उनकी मदद के लिए आ गया है। यह ओमकार था, मिलिट्री का सर्वोच्च कमांडर और अर्थबॉर्न समूह का लीडर। ओमकार ने सोचा, यहां 5 स्पाइक डामिस एलियन है। यह तो रिपोर्ट में नहीं था। ऐसा लगता है कि हमें जल्द से जल्द मदद के लिए फोन करने की जरूरत है। सार्थक, डैनी, मैं ये अकेले नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस, अभी तो ओमकार को ऐसा करना ही पड़ेगा और कुछ समय तक अकेले लड़ना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर वैम्पायर्स के बीच कोई समय निर्धारित नहीं था कि कौन कब सोएगा या जागेगा। यहां पर हर वक्त अंधेरा ही रहता था और वो जब चाहे सो सकते थे या हमेशा ही जागते रह सकते थे। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैम्पायर्स अगर कुछ दिनों तक ना भी सोए तो उनके शरीर पर कोई असर नहीं होता था, पर इंसान कुछ घंटे ढंग से ना सो पाए तो उन्हें बहुत सी परेशानियां होने लगती हैं। मनुष्यों के विपरीत वैम्पायर्स सूर्य का अनुसरण नहीं करते थे, ना ही उन्हें मनुष्यों जितनी नींद की जरूरत होती थी। लेकिन सामान्य वैम्पायर्स के अलावा ऐसे सब क्लासेस भी थे जिनमें नींद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती थी।
वैसे ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि दिन के किसी भी समय कोई भी उस जगह के चारों ओर रोशनी देख सकता था और लोगों को वैम्पायर वर्ल्ड में आते जाते हुए देख सकता था। हालांकि आज दुर्गेश ने एक निश्चित संख्या में वैम्पायर्स को एक बार फिर महल में इकट्ठा होकर एक विशेष मीटिंग आयोजित करने का आदेश दिया था। दुर्गेश के दिमाग में इस वक्त कुछ चल रहा था और वो शायद उन लोगों से इसी बारे में बातचीत करना चाहता था। दुर्गेश इस समय अपने सामान्य सिंहासन कक्ष में नहीं था। इसके बजाय वो महल की काल कोठरी में था, जहां कैदियों को अक्सर 14वें महल में जाने या फांसी के लिए जाने से पहले रखा जाता था। इन गहरी भूमिगत सुरंगों में से एक निश्चित स्थान तक जाती थी और दुर्गेश इस वक्त उसी जगह जा रहा था। राजा बनने के बाद दुर्गेश ने एक विशेष कमरा बनवाया था जिसके दरवाजे पर एक विशेष प्रकार का संयोजन लगाया गया था। इस दरवाजे के लिए उसने मनीष पाठक को इस संयोजन के बारे में पता भी नहीं चलने दिया और मनीष को इस बात से अवगत भी नहीं कराया कि ऐसी कोई सुरंग पहले से अस्तित्व में थी। दुर्गेश इन दिनों बहुत सी ऐसी चीजें कर रहा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। ऐसा लग रहा था कि दुर्गेश वैम्पायर्स का राजा वैम्पायर वर्ल्ड के लोगों के लिए नहीं बल्कि खुद के फायदों को पूरा करने के लिए बना था। उसे इस वक्त सिर्फ यह पता था कि बहुत ही जल्द अरमान उस पर हमला करेगा और वो उससे निपटने के लिए अपने लोग और अपने प्लान्स बहुत अच्छे से तैयार कर रहा था। इस वक्त उसके कदम बहुत ही फुर्ती से आगे बढ़ रहे थे। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे और ऐसा लग रहा था कि वो बस जल्द से जल्द वहां तक पहुंचना चाहता था। सुरंगों से गुजरते हुए जिन विशेष लीडर्स को इस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया गया था वो दूसरों को पता चले बिना दुर्गेश से मिलने जा सकते थे। उन्हें भी पता था वो क्या कर रहे थे और अगर दूसरों को कुछ पता चला तो क्या होगा। तालीन ने विशेष दरवाजे की ओर चलते हुए अपने आप से जोर से कहा, यह निश्चित रूप से उस समय से ज्यादा मजेदार लगता है जब मैं जीवित था। दुर्गेश के साथ काम शुरू करने के बाद उसके साथ या उसके द्वारा की गई चीजों को अगर कोई एंजॉय कर रहा था तो वो यही शख्स था। दुर्गेश क्या कर रहा था उसे पूर्णतः तो नहीं पर करीब करीब सारी जानकारी थी। दरवाजे पर इस तरह की दस्तक दी गई कि केवल उसे ही पता चल सके कि उनके साथ का कोई सदस्य आया है। दरवाजे को जल्द ही अंदर से खोल दिया गया और तालीन अब वहां मौजूद दूसरे लीडर्स को देख सकता था। तीसरे परिवार की मुखिया सुजैन ने कहा, आपने दूसरे परिवार के एक ओरिजिनल को आमंत्रित किया है? झटका इतना जबरदस्त था कि वो अपनी सीट से उछल पड़ी थी। अगर कोई और समय होता तो वो वैम्पायर का बहुत सम्मान करती, लेकिन आज एक कारण से चीजें अलग थी। सुजैन उसे यहां देखने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी। वो कभी दुर्गेश को तो कभी तालीन को देख रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। दुर्गेश ने कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। जो चल रहा है उन्हें सब कुछ पता है और जो कुछ भी हुआ है वो भी। मुझे पता है कि दूसरा परिवार तब इसमें शामिल नहीं था, लेकिन शिखा के साथ जो हुआ उसके बाद इसे उनसे छिपाना असंभव था। इसके अलावा उन्होंने अब तक मेरी बहुत मदद की है। इससे पहले थोड़ा बहुत जो काम हुआ था वो मैंने इनकी मदद से ही किया था, तो आपको इस तरह इतना डरने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बात का पता चलते ही कि उसे सब पता है, कमरे में मौजूद बाकी लीडर्स खड़े हो गए और उसे प्रणाम किया। वो ये नहीं भूल सकते थे कि वो एक मूल वैम्पायर था। इसमें भाग लेने वालों में दुर्गेश के 2 रॉयल नाइट्स, 12वें परिवार का पूर्व लीडर परम गोयल और 7वें परिवार का पूर्व लीडर किरण सोनी भी शामिल था। इसके ऊपर से 8वें परिवार की पूर्व लीडर जया, जिसकी अभी भी आंखें नम थीं, मेज पर बैठने के बजाय खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक मूल वैम्पायर के सामने खड़ी थी। दुर्गेश ने कहा, जैसा कि आप सभी को बता दिया गया है, अरमान हमसे मिलने आने वाला है और केवल एक ही कारण है जिसके बारे में हम सब सोच सकते हैं, और वो है उसका बदला। वो हमसे उस बात का बदला लेने आ रहा है जो हमने दूसरे पनिशर्स के साथ किया है। दुर्गेश ने आगे कहा, हमने जो किया उस पर मुझे कोई पछतावा नहीं है और ना ही कभी होगा। हमें यह सुनिश्चित करना था कि वो पनिशर्स कभी वापस ना आए, लेकिन क्योंकि हमने पहली बार काम ठीक से पूरा नहीं किया, इसलिए अब भी हमारे पास परेशान करने वाले कुछ लोग तो हैं जो हमारे पास वापस आ रहे हैं। हमारी पिछली गलती को सुधारने के लिए मैंने आपको मदद मांगने के लिए यहाँ इकट्ठा किया। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने अपने परिवार के नए लीडर्स को अपने अतीत के बारे में सूचित नहीं किया है और मैं आप में से किसी को भी दोष नहीं देता। अगर हमने ऐसा किया होता तो अतीत में सफल होने के बाद हम सब इस घटना को इतिहास का हिस्सा मानकर दफना सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा पुराना दोस्त हमसे मिलने आएगा तो हमें उससे निपटना ही होगा। वो बदला लेने आ रहा है तो समझ जाइए कि वो बहुत गुस्से में होगा और हमें उससे निपटने के लिए कुछ सोचना ही होगा। कोई भी वैम्पायर जो आपको काम करने योग्य लगता है, कृपया उन्हें मेरे पास भेज दें। मैंने पहले से ही पहले परिवार से अपने संबंध समाप्त कर लिए हैं और मुझे पता है कि मनीष को पहले से ही पता है कि वहां कुछ गड़बड़ है। वो भी खुद को शांत नहीं रखेगा और पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या हो रहा है। यदि पहले परिवार की संख्या कम हो जाती है या हम ज्यादा नवजात शिशु पैदा करने के लिए बाहर जाते हैं तो लोग निश्चित रूप से इसके बारे में पूछना शुरू कर देंगे। दुर्गेश के अनुरोध के बाद कमरा खामोश रहा था। दुर्गेश के राजा बनने से पहले लोगों का यह समूह शायद ही कभी मिला हो, लेकिन कम से कम तब पूर्व प्रथम परिवार लीडर ने उनके साथ समान व्यवहार किया था। वो सभी यहां थे क्योंकि उन्होंने भी वही पाप किया था, लेकिन अब दुर्गेश वैम्पायर्स का राजा था और उन्हें उसकी बात मानने की जरूरत थी। हालांकि दुर्गेश ने उनसे यह अनुग्रह मांगा था, लेकिन दुर्गेश के स्वर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उसका यह अनुग्रह केवल दिखावे के लिए था। वास्तव में यह दुर्गेश की तरफ से काफी हद तक एक आदेश था।
दुर्गेश जो कर रहा है, क्या उससे वैम्पायर जाति पर कोई खतरा आने वाला है? क्या दुर्गेश और उसके साथियों की सजा आम मासूम और बेगुनाह वैम्पायर्स की प्रजा को भुगतना पड़ेगा? क्या अरमान यहां आकर अपना बदला पूरा कर पाएगा? कौन जीतेगा इन दो शक्तिशाली लोगों की लड़ाई में? क्या अरमान अपना बदला पूरा कर पाएगा, या फिर दुर्गेश अपने दादा की मौत का बदला अरमान से पहले ले लेगा? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और रोमांचक कहानी माय वैम्पायर्स। दुर्गेश वैम्पायर लीडर्स के साथ एक मीटिंग कर रहा था और अरमान से बदला लेने के बारे में बात कर रहा था। मीटिंग के दौरान सुजैन ने दुर्गेश से उन लोगों के बारे में पूछा जिन्हें दुर्गेश अरमान से बदला लेने के लिए तैयार कर रहा था और उन्हें शैडो पावर सिखा रहा था। सुजैन ने पूछा, आप इन लोगों के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे उन्हें कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। मुझे अपराधियों या नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को आपके पास भेजने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे वादा कर सकते हैं कि वो वापस आएंगे तो मुझे आपके साथ दूसरे लोगों को भी भेजने में खुशी होगी। कुछ दूसरे लोग इससे सहमत थे। उन्हें भी डर था कि शायद जो वैम्पायर वो उसके पास भेजेंगे वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। जिस तरह से वो प्रथम परिवार के बारे में बात कर रहा था, उसके आधार पर यह निश्चित रूप से ऐसा ही लग रहा था। दुर्गेश ने कहा, अरमान बहुत मजबूत है। क्या आप भूल गए हैं कि वो कितना मजबूत है? दुर्गेश ने उन सभी को जवाब दिया और आगे कहा, यह बहुत अच्छा होता अगर वो आदमी केवल खुद को अछूता मानता, लेकिन वो एक ही समय में हम सभी के पास आया। हम सभी अब तक मर चुके होते अगर वो अपनी मर्जी से नहीं गया होता, और यहां तक कि बूढ़े राजा भी इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ थे। उसके खिलाफ खड़े होने की हमारी एकमात्र आशा यह है कि वो विश्वास करेगा कि हम अभी भी कमजोर हैं, कि हमारे पास उसकी शैडो पावर को रोकने का कोई समाधान नहीं है, लेकिन आपकी मदद से, सिर्फ आपकी मदद से मैं ऐसा करूंगा। दुर्गेश ने स्वीकार किया और आगे कहा, और जहां तक आपके लोगों का सवाल है, नहीं, वो ऐसा वापस नहीं करेंगे। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें नायकों के रूप में याद किया जाए, लेकिन बलिदान के बिना हम इस आगामी लड़ाई को जीत नहीं सकते। हमें उसे खत्म करना होगा, तभी हम चैन की सांस ले सकते हैं। जिस तरह से दुर्गेश बोल रहा था उससे वो थोड़ा चिंतित लग रहा था। राजा होने के नाते क्या उसे वैम्पायर जाति की भलाई की परवाह नहीं करनी चाहिए? क्या वो सभी पनिशर से छुटकारा पाने के लिए सहमत नहीं थे, ताकि किसी और वैम्पायर का जीवन समाप्त ना हो? तो फिर वो इतनी आसानी से अपने साथी वैम्पायर्स की जान कैसे मांग सकता है? फिर भी ऐसा भी लगा जैसे अब उनके पास और कोई चारा भी नहीं है। अतीत में उलझने के बाद अब उसे माफ नहीं किया जा सकता। पनिशर्स के लीडर के रूप में अरमान ने एक बार उनके अपराध के लिए उन्हें सजा देने को स्थगित करने का विकल्प चुना होगा, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ करना लगभग असंभव होगा। तालीन ने कहा, काश दूसरे लीडर्स को यह समझाने का कोई तरीका होता कि अरमान खलनायक है जिसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। अगर हम उसके खिलाफ नहीं लड़े तो आगे चलकर हमें बहुत से बुरे परिणाम झेलने पड़ेंगे। तालीन ने आगे कहा, मुझे लगता है कि इससे हमारी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, है ना? इसके अलावा फिर आपको कुछ लीडर्स के पनिशर के साथ टीम बनाने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। दूसरों को यह अजीब लगा कि दूसरा परिवार दुर्गेश के साथ काम कर रहा था, और इतना ही नहीं, वो जिस तरह से काम कर रहा था वो बहुत अजीब था। उसका कोई मकसद था और वो साफ पता चल रहा था, पर क्या ये कोई नहीं जानता था? आखिरकार दूसरा परिवार उस समय पनिशर्स के मामले में शामिल नहीं था, तो इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा था? दुर्गेश ने कहा, ओह, अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया इसे हम सभी के साथ साझा करें। तालीन ने कहा, मुझे लगता है कि कुछ पुराने चेहरों को फिर से अपने सामने देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इधर 10वें महल पर पॉल वैम्पायर नाइट के रूप में अपने कामों को काफी लगन से निभा रहा था। मानव सैनिकों ने 10वें परिवार के सैनिकों के साथ अच्छे संबंध बना लिए थे। ऐसा लग रहा था कि सार्थक को हीरो घोषित किया जाने के बाद अधिकांश अविश्वास दूर हो गया और अब कोई भी 10वें परिवार के लिए कुछ नहीं कहता था। इससे पॉल का काम पहले से ही काफी आसान हो गया था। महल के अंदर अपनी मेज पर बैठकर पॉल कागजी काम कर रहा था। उसे उन दिनों की याद आ रही थी जब वो बिना किसी शक्ति के सेना में था। यह कारण था कि वो दूसरे लोगों की तुलना में तेजी से स्थिति के अनुकूल ढलने में सक्षम हो सका था। करण और गौरव जैसे लोग भी उसकी यहां बहुत ही मदद कर रहे थे। पॉल ने सोचा, सार्थक, तुम्हारी ओर से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मुझे आशा है कि तुम्हें मेरे द्वारा दिया गया अनुरोध अभी भी याद होगा। मैं जानता हूं कि तुम हमारे सभी परिवारों की देखभाल करोगे, लेकिन मैं चिंता किए बिना रह नहीं सका क्योंकि युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है। मुझे यकीन है कि तुम इन सब चीजों में बहुत व्यस्त होगे। क्या तुम उस समय भी उन सभी की रक्षा कर पाओगे? उस समय वो मास्क जो पॉल ज्यादातर अपनी कमर के चारों ओर रखता था कंपन करने लगा और वो सोच रहा था कि ऐसे समय में उसे कौन बुला सकता है। पॉल ने मास्क पहना और दूसरी तरफ से सैम ने बात करना शुरू किया। सैम ने उन्हें दुनिया की मौजूदा स्थिति के बारे में कुछ जानकारी दी, लेकिन कई बातें छूट भी गई थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जानता था कि अगर पॉल को बहुत ज्यादा जानकारी होगी तो वो इसमें शामिल होना चाहेगा। पॉल का जवाब देते समय वो हैरान था। यह किसी अप्रत्याशित व्यक्ति की ओर से आया था। पॉल ने कहा, मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि यह असंभव है। पॉल ने जवाब दिया और इसी के साथ ही वो अपनी सीट से खड़ा हो गया और 10वें महल के सिंहासन कक्ष की ओर जाने लगा। वहां पॉल टेलीपोर्टर के सामने खड़ा हुआ था। उसने टेलीपोर्टर को सक्रिय करते हुए सामने के कुछ बटन्स दबा दिए और जैसे ही वो टेलीपोर्ट सक्रिय हुआ वो जलने लगा
उसने कुछ सेकंड्स इंतजार किया और टेलीपोर्ट के माध्यम से आते हुए 2 लोगों को देखा जा सकता था। पॉल ने उन लोगों को आते हुए देखते हुए कहा, वापस यहाँ पर आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों दूसरों से पहले वापस आ जाओगे। क्या सब कुछ ठीक है? टेलीपोर्टर से लियो और हुमा साथ में आए थे। पॉल ने उन्हें देखकर पूछा, ये हमारे लिए भी अप्रत्याशित वापसी थी, लेकिन जरूरी थी। लियो ने जवाब दिया। भूमि उसके पीछे आ रही थी। कहानी अब थोड़ी उलझी हुई लग रही थी। पॉल को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वाकई वैम्पायर किंगडम में कुछ होने जा रहा है, और उसका शक और ज्यादा पक्का तब होने लगा जब लियो ने 10वें महल में वापस आने के लिए पॉल से इजाजत मांगी। हालांकि उसे यकीन था कि लियो एक वैम्पायर नाइट के तौर पर अपनी पूरी ताकत से सार्थक की मदद करेगा, खासकर कि तब जब वो डामिस के खिलाफ लड़ने जा रहे थे, क्योंकि लियो इससे पहले भी डामिस से लड़ चुका था और इस समय ऐसे कोई व्यक्ति की खास जरूरत थी जिसे डामिस के साथ लड़ने का अनुभव हो और साथ ही वो समझदारी से और अपनी पूरी ताकत से उनके साथ लड़ सके। हालांकि जैसे ही पॉल ने लियो के बगल में दूसरे व्यक्ति को देखा, उसे अंदाजा होने लगा कि वो यहाँ क्यों आए हैं। वो भूमि थी जो लियो के साथ आई थी। भूमि के अब हमेशा की तरह रहने वाले सुनहरे बाल अब काले हो गए थे, लेकिन उसके बालों का यूं काला होना कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये सब उन जंजीरों की जोड़ी की वजह से है जो भूमि की दोनों बाहों को ढक रही। साफ था कि भूमि पूरी तरह से बंधी हुई थी। इसके अलावा वो देख सकता था कि भूमि की बाहें अभी भी कांप रही थी। पॉल ने जब ये देखा तो वो अपने आप को भूमि का हाल पूछने से रोक न सका। उसने सीधा लियो से पूछा, लियो, उसे क्या हो रहा है? क्या वो बीमार है? इसके बाद पॉल ने अपने मन में सोचा, लियो के मन में हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए एक नरम स्थान रहा है, लेकिन भूमि के लिए उसका प्रेम कहीं ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि कोई भी भूमि का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ नहीं करेगा। पॉल ये अच्छी तरह से जानता था, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए ही भूमि ने अपने इंसानी रूप को त्याग दिया था। इधर लियो ने इसके बाद पूछा, पॉल, कुछ बातें हैं जिनसे मुझे अभी निपटना है और मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने हमारे यहाँ आने के बारे में किसी को बताया नहीं है ना? पॉल ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं लियो, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, और मैं समझ गया था कि जब तुमने मुझे वो बड़े कपड़ों को लाने के लिए बोला तो तुम छिपकर यहाँ आना चाहते हो, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि तुम यहाँ आने वाले हो। इसके बाद पॉल के हाथ में 2 बड़ी चादर जैसे कपड़ों के टुकड़े थे। पॉल ने वो उन दोनों को सौंपते हुए कहा, और तो और उस घटना के बाद से हमारे चेहरे हर जगह अच्छी तरह से जाने जाते हैं, इसलिए ये लो और तुम दोनों अपने आप को ढक लो। इसके बाद पॉल ने लियो को वो चादर दी और फिर उसके बाद उसने भूमि को चादर देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो चादर उसने भूमि के सामने रखी, वैसे ही लियो ने उस चादर को पॉल के हाथ से छीन लिया। लियो का यो पॉल के हाथ से चादर छीन लेना सिर्फ एक इशारा था जिससे वो पॉल को ये बता सके कि भूमि के साथ कुछ गड़बड़ है। शायद सार्थक को भी नहीं पता था कि लियो जिस अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा था उसका कारण क्या था। और फिर लियो ने गंभीर आवाज में कहा, थैंक यू, और पॉल, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर अकेले इतनी सारी जिम्मेदारी छोड़कर चला गया। हालांकि अब मैं आ गया हूं, अगर मैं तुम्हारी कुछ भी मदद कर सकता हूं तो प्लीज मुझे बताओ, मैं अपना काम पूरा होने के बाद तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तभी पॉल ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कंधे उचकाते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूं, शायद ये मेरे लिए दूसरे बेस की इतनी अच्छी तरह से देखभाल न करने का बदला है ना? हालांकि पॉल ही वो व्यक्ति था जिसने पहले लियो को काम पर रखा था, लेकिन उसे सच में लियो से इस तरह की बातचीत करने का कभी मौका ही नहीं मिला था, और किसने सोचा होगा कि वो इस समय इस स्थिति में होगा। इसके बाद पॉल ने वापस हंसते हुए जवाब दिया, उसके कंधे पर अपना हाथ कई बार थपथपाया और कहा, अरे मैं मजाक कर रहा हूं लियो, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि सभी लीडर्स किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं और जल्दी ही कुछ बड़ा होने को है, लेकिन अभी तक हमें इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं मिली, इसलिए अगर सच बताऊं तो कुछ करने को ऐसा खास है नहीं। इसलिए तुम जो कुछ भी करने के लिए यहाँ आए हो तो उस पर अपना ध्यान लगाओ, और शायद उसके बाद बस तुम सार्थक से मिल लो और बस उससे बात कर लेना कि सब कुछ ठीक तो है कि नहीं। जिस पर लियो ने आह भरी और कहा, हाँ पॉल, लेकिन ये चीजें जितनी शांत दिख रही हैं उतनी शांत शायद है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रही है, और ये बात अपने आप में ही थोड़ी परेशान करने वाली है। इसके बाद लियो वहां से रवाना होने के लिए तैयार था, लेकिन इससे पहले कि वो रवाना होता उसने खुद को उस चादर में लपेट लिया। जब वो वहां से निकले तो पॉल भूमि को देखकर बहुत आश्चर्यचकित था और उसके दिमाग से भूमि की वो हालत निकालते नहीं निकल रही थी। उसने सोचा, जब मैंने उस लड़की की आंखों में देखा तो मैं इतना सतर्क क्यों था? मतलब वो भूमि ही थी, लेकिन फिर भी मेरा मन कह रहा था कि मुझे उसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा लग रहा था जैसे पॉल का शरीर जोर जोर से भूमि को मार डालने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसके दिमाग ने उसको रोक रखा था। क्या दुर्गेश और बाकी लीडर्स की योजना काम कर पाएगी? क्या इनके किए की सजा आम वैम्पायर जनता को भुगतना पड़ेगा? क्या होगा जब अरमान से आमना सामना होगा दुर्गेश और उसकी सेना का? इसके अलावा भूमि की हालत के बारे में जब सबको पता चलेगा और पता चलेगा कि भूमि एक धामपीर है, तब क्या होगा? क्या तब लियो भूमि को बचाने के लिए पूरी वैम्पायर जाति से लड़ बैठेगा? क्या होगा भूमि का आगे?
जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और अद्भुत कहानी माई वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें